बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जैव विकास के प्रमाण। जैसा कि मैंने बहुत सारे प्रमाण के बारे में बताया, हम पढ़ रहे थे आकारकी प्रमाण, आकारकी जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। जीवों के अंगों की जो परस्पर अध्ययन होता है उसको हम आकारकी विज्ञान कहते हैं, जिसमें आपको मैं हृदय की संरचना बताया था आपको मैं लास्ट क्लास में, ठीक है। अब देखते हैं समजातता किसे कहते हैं। समजातता या होमोलॉजी। जंतुओं के ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में समानता होती है उसको हम समजात अंग कहते हैं, ठीक है। रचना और उत्पत्ति में समानता होती है उनको हम समजातता कहते हैं। इस प्रकार के अंग को हम समजात अंग भी कहते हैं, ठीक है। दो जीवों के बीच तुलना करते हैं जिनकी रचना और उत्पत्ति एक समान होती है, इसको हम समजातता कहते हैं, और ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए तो पक्षी के पंख मनुष्य का अग्रपाद, घोड़े का अग्रपाद, तितली के पंख, ये सारे जो हैं रचना और उत्पत्ति में एक समान होते हैं। इनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार से होती है, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। कार्य में विभिन्नता होता है, कार्य जो है अलग अलग होते हैं, कार्य जो है उनमें अलग अलग होता है। पक्षी के पंख अलग कार्य करता है, घोड़े के अग्रपाद अलग कार्य करता है, मनुष्य के जो अग्रपाद है या हाथ है वो अलग कार्य करता है, तितली के पंख अलग कार्य करते हैं, ठीक है। कार्य की दृष्टि से जो है सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है एक ही प्रकार से होता है। इस प्रकार को हम समजातता या होमोलॉजी कहते हैं। दूसरे प्रकार का है समवृत्तिता। समवृत्तिता इसको कहते हैं एनालॉजी। इसमें जीवों के अंग रचना और उत्पत्ति में समानता नहीं दर्शाते हैं, मतलब अर्थात अलग अलग होते हैं। रचना और उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके कार्य जो होता है वो एक समान होता है। कार्य की दृष्टि से जो है ये समानता दर्शाते हैं, जबकि रचना और उत्पत्ति में ये भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे देखिए तितली के पंख चमगादड़ के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख तीनों का जो कार्य होता है एक ही प्रकार से सबको उड़ने काम है ना। पंख से तितली उड़ता है,
पंख से चमगादड़ भी उड़ता है और पंख से जो है पक्षी भी उड़ता है। ठीक है, तीनों का कार्य जो है एक समान होता है, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होती है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे देखते हैं तो तितली के जो पंख होता है वो काइटिन से बनता है, काइटिन से बना होता है, जबकि चमगादड़ के जो पंख होता है ये मध्य उंगली से इसका विकास होता है। ठीक है, और पक्षी के जो अग्रपाद पक्षी के जो पंख होते हैं वो अग्रपाद जो है कर्मठ होकर, ठीक है, ये पंख का निर्माण करता है। तो ये अग्रपाद से, ये उंगली से, मध्य उंगली से, और ये जो है काइटिन से। इनकी उत्पत्ति जो है तीनों में अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन कार्य जो है तीनों का समान होता है। ठीक है, इसको कहते हैं समवर्तिता या एनालॉजी। यह है आपका आकारकी प्रमाण। अब देखते हैं अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ऑर्गन्स। वेस्टिब्यूल ऑर्गन्स या अवशेषीय अंग किसे कहते हैं? शरीर में उपस्थित वे अंग जो अभी कार्य की दृष्टि से एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले इनका उपयोग होता था। ये आपका कार्यविहीन है। ऐसे अंग जो कार्यविहीन होते हैं, ऐसे अंग जो कार्यविहीन होते हैं, जो शरीर के अंदर में उपस्थित रहते हैं, इनका कोई काम नहीं, लेकिन कालांतर में पहले इनका उपयोग होता था, इन अंगों का उपयोग होता था, लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग जो है नहीं होता है। इस प्रकार के अंग को हम अवशेषीय अंग कहते हैं। मनुष्यों में लगभग 180 अवशेषीय पाया जाता है। ठीक है, अकेले मनुष्यों में लगभग 180 वेस्टिब्यूल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये जो अंग होते हैं एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ठीक है, सबरे शरीर में इसका कोई कार्य ना हो, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से अंग हैं। जैसे मनुष्यों में देखते हैं तो पुच्छ कशेरुकी, कॉर्डल वर्टिब्रा, पुच्छ कशेरुकी, ये जो वर्टिब्रा जो होता है ये वर्टिब्रल कॉलम के सबसे लास्ट का वर्टिब्री है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पुच्छ कशेरुकी। ये मनुष्यों में अवशेषीय अंग है, जस्ट पीछे लास्ट जो सबसे कशेरुक दंड का सबसे अंतिम कशेरुकी जो होता है उसको हम कहते हैं पुच्छ कशेरुकी। ये मनुष्यों में अवशेषीय अंग है। कपियों में जो कपि होता है, जो बानर होते हैं, यही पुच्छ कशेरुकी क्या होता है, आगे बढ़कर जो है पूंछ का निर्माण करता है। ठीक है, हमें पूंछ नहीं है तो वही पूंछ जो होता है अवशेषीय अंग के रूप में ये विकास नहीं कर पाता, तो ये अवशेषीय अंग के रूप में विद्यमान है। ठीक है, फिर देखते हैं आपका अगला जो होता है आपका मोलर दांत। कितना होता है? 3 होता है ना। हमें जो मोलर जो टीथ होते हैं वो 2 प्रकार का, एक्टिव होता है, एक प्रकार का जो मोलर टीथ होता है वो अवशेषीय अंग के रूप में विद्यमान रहता है। फिर देखिए आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है ये मनुष्य के पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल जो होता है, सीकर पास में होता है, ये अवशेषीय अंग है। लेकिन जो चौपाई जंतु होते हैं, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, उनमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो एक्टिव होता है, सक्रिय अवस्था में रहता है। ये क्या काम करता है? ये सेल्यूलोज का पाचन करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, जो भोजन का आहार जो प्रकृति होता है, हम मांसाहारी हो गए। ठीक है,
तो हमारे अंदर जो सिलोज कुछ पाचन जो होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि हम मांसाहारी प्रवृत्ति हो गए हैं। पहले जो हमारी जो प्रजाति थी, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो शाकाहारी प्रवृत्ति के थे, इसीलिए वहाँ पर सिलोज पाचन के लिए वर्विपार अपेंडिक्स जो है वो एक्टिव था। लेकिन अभी की स्थिति में ये जो ऑर्गन्स होता है ये अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान है। फिर देखते हैं आपका बाह्य कर्ण। ये जो बाह्य कर्ण होता है ये भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है। मनुष्यों में इसका कोई उपयोग नहीं होता, ठीक है, लेकिन चौपाई जंतुओं में ये एक्टिव होता है। अक्सर देखे होंगे आपने, जो गाय बैल जो अन्य कुत्ते वगैरह होते हैं उनमें वो एक्टिव होता है, ठीक है, वे इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा अवशेषी अंग है। ऐसे बहुत सारे शरीर के अंदर में अवशेषी अंग पाया जाता है जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। जैसे पक्षियों में देखते हैं तो पक्षियों में जो शुतुरमुर्ग होता है, सबसे बड़ा पक्षी होता है ना, शुतुरमुर्ग में जो पंख होता है वो अवशेषी अंग के रूप में होता है, उसमें उड़ने को कार्य करता नहीं हो, तो एक प्रकार का वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है वो। फिर देखते हैं आपको घोड़े की जो अंगुली है, आपको बताया था मैं कि घोड़े के अग्रपाद और पश्चपाद में 3-3 उंगलियां पाई जाती है, ठीक है। इसमें से मध्य का एक उंगली जो है एक्टिव होता है, वही जो है भूमि के संपर्क में रहता है, जबकि 2 उंगली जो होती हैं वो अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो शरीर में कार्यहीन है लेकिन शरीर में पाए जाते हैं, और ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये हस्तांतरित होते रहते हैं। इसके पश्चात देखते हैं भ्रूणी समानताएं। भ्रूणी समानता के पक्ष में प्रमाण, अगर हम भ्रूण से प्रौढ़ अवस्था तक के विकास को हम कहते हैं भ्रूण विकास, ठीक है। इसको हम व्यक्तिवृत्ति भी कहते हैं, ऑन्टोजेनी, जातिक विकास को कहते हैं जातिवृत्ति। प्रौढ़ तक, भ्रूण से लेकर प्रौढ़ तक के विकास को कहते हैं व्यक्तिवृत्ति, और जाति के विकास को कहते हैं जातिवृत्ति, ठीक है। व्यक्तिवृत्ति जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति करता है। यहां पर व्यक्तिवृत्ति जो है जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति करती है। अगर हम बहुत सारे जीवों का, जिसमें से आपका मछली, सेलेबेंडर, मनुष्य, पक्षी, खरगोश, सेलेबेंडर आदि जीवों की अगर प्रारंभिक भ्रूण की तुलना करते हैं, फर्स्ट एम्ब्रियो, ठीक है, मछली, पक्षी, खरगोश, सेलेबेंडर आदि इन जंतुओं के फर्स्ट एम्ब्रियो का अगर अध्ययन करते हैं तो इनमें प्रारंभिक अवस्था में गिल्स पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। इस अवस्था में भ्रूण को पहचानना अत्यधिक कठिन होता है। आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा भ्रूण जो है पक्षी का है, कौन सा भ्रूण खरगोश का है, कौन सा भ्रूण सेलेबेंडर का है, या कौन सा भ्रूण मछली का है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में ये जो है बहुत ज्यादा समानता होती है। जैसे जैसे विकास करता है वैसे वैसे जो इनमें लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सारे जीव जो है उनके पूर्वज जीवों से जो है उत्पत्ति होती है।
फिर भ्रूणी विकास के पहले वर्ग, ऑर्डर देखते हैं तो पहले वर्ग, गण, कुल, जाति के लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, वर्ग, गण, जाति या उपजाति। तो इससे पहले देखते हैं तो आपका फाइलम को संघ कहते हैं। संघ, वर्ग, गण, जाति, उपजाति। सबसे पहले जो विकास होता है संघ के लक्षण का पहले होता है, उसके पश्चात वर्ग के लक्षण का विकास होता है, उसके पश्चात गण के लक्षण का विकास होता है, उसके पश्चात जाति के लक्षण का विकास होता है और आगे विकास करता है तो उपजाति के लक्षण का विकास होता है। इस प्रकार से इसका ऑर्डर है। ठीक है, विकास क्रम में जो है सबसे पहले इधर शुरू होता है, संघ के लक्षण पहले बनते हैं, फिर वर्ग के, फिर गण के, फिर लास्ट में जाति के, और उपजाति है तो लास्ट में उपजाति का। ठीक है, इसके पश्चात देखिए जैव रसायन समानता। जैव रसायन समानता, अगर हम कार्डेट्स और नॉन कार्ड्स देखते हैं, कशेरुक और अकशेरुक प्राणियों के मांसपेशियों को देखते हैं तो कशेरुक प्राणियों के मांसपेशियों में PC इसको बोलते हैं प्लास्टोक्रिटीन। प्लास्टोक्रिटीन, जबकि अकशेरुक प्राणी की मांसपेशियों में PA, इसको कहते हैं फास्फो आर्जिनिन। फास्फो आर्जिनिन नामक रसायन पाया जाता है। समस्त कार्डेट्स में या कशेरुक जंतुओं में PC अर्थात प्लास्टोक्रिटीन नामक रसायन पाया जाता है, जबकि समस्त अकशेरुक प्राणियों में फास्फो आर्जिनिन नामक रसायन पाया जाता है। ठीक है, तो इसी दृष्टि से जो है आपस में समानता रखते हैं। फिर देखते हैं आपका अनुवांशिकी समानता। अनुवांशिकी समानता के प्रमाण जीवों के लक्षणों का जो नियमन जो होता है वो गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, जितने भी लक्षण है शरीर के अंदर, जितने भी लक्षण से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनका जो नियमन जो होता है शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो है उसको कंट्रोल करते हैं, उसका नियंत्रण जो होता है वो गुणसूत्र करता है। ठीक है, तो एक ही जाति के सदस्यों के जीन समूह, उसको क्या कहते हैं, जीनोटाइप्स। जीन समूह अलग अलग होता है। जीन जो समूह होता है वो अलग अलग होता है। अगर एक ही जाति जीव भी है तो एक ही जाति के दो जीवों में कभी समान नहीं होता। ठीक है, तो जीनोटाइप्स होता है वो हमेशा अलग अलग ही होता है। तो जीन समूह जो है हमेशा अलग अलग होते हैं, लेकिन जाति सदस्यों का जो गुणसूत्र समूह होता है इसको कैरोटाइप कहते हैं। ये जीनोटाइप्स है, ये कैरोटाइप है। जीनोटाइप जो होता है हर जीव में अलग अलग होता है,
ठीक है। एक ही जाति के बीच में जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों का जो जीनोटाइप होता है वो सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो गुणसूत्र समूह होता है, जो कैरियोटाइप होता है, वो एक लगभग एक समान हो सकता है। कैसे? जैसे देखिए मनुष्य की तुलना करते हैं, कितना होता है मनुष्य में गुणसूत्र, कितना होता है, कितना होता है 46, और चिंपांजी में होता है 48। ठीक है। जो कैरियोटाइप होता है जितने समीप होंगे, जैसे आप देखिए मनुष्य में गुणसूत्र होता है 46, और एक हमारी वंशज है चिंपांजी, बताया था आपको मैं, कभी का एक वंशज है ये, इनकी गुणसूत्र संख्या होता है 48। तो ये लगभग ये समान है, तो ये पास के समूह हैं, इसलिए आपस में अत्यधिक समानता रखते हैं, एक ही वंशज की ये जीव है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैरियोटाइप पे जो है आपस में समानता लगते हैं। तो इस प्रकार से जीवों में जो है देखिए अनुवांशिक समानताएं। इसके पश्चात देखते हैं जीव भूगोल प्रमाण। जीव भूगोल प्रमाण पृथ्वी के अलग अलग भूभागों में अलग अलग प्रकार के जीव निवास करते हैं। ठीक है। कई खंड जो भूखंड हैं, अलग अलग क्षेत्र, चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका हो, एशिया हो, अलग अलग जो है महाद्वीप में अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। अगर इनकी भिन्नता देखते हैं, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अलग अलग देशों में या अलग अलग देशों में या अलग अलग भूखंडों में एक ही प्रकार के जीव हो सकता है। ठीक है। अलग अलग देशों में, अलग अलग भूखंडों में जिनकी जलवायु जो है अलग अलग होती है, ऐसी जगहों पर एक ही प्रकार के जीव पाए जा सकते हैं, या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जहां की जलवायु समान होती है। ठीक है। जलवायु जो है अगर समान होती है, ऐसे स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है। अगर दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन, तो भूखंड है, अलग अलग क्षेत्र है, अगर दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है, फिर भी दोनों भूखंडों में एक ही प्रकार के जीव हो सकता है, या फिर अलग अलग प्रकार के भूखंडों में इसे क्लाइमेटिक कंडीशन एक ही प्रकार का होता है, जलवायु जो है समान होती है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हो सकते हैं। जैसे फेफड़ाधारी एक मछली है जिसके 3 वंश होता है। मछली के 3 वंश होती है। 3 वंश का नाम होता है प्रोटोप्टेरस। पहला है आपका प्रोटोप्टेरस, दूसरे प्रकार का होता है नियोसिरेटोड्स, और नंबर तीसरे प्रकार का होता है लेपिडोसाइरन।
सायरन। तीनों एक ही वंश के जीव हैं लेकिन अलग अलग प्रांत में पाए जाते हैं। अगर इसको हम देखते हैं तो ये प्रोटोप्टेरा जो है अफ्रीका में होता है, न्यूटेरा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है और ये अमेरिका में होता है। ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, तीनों अलग अलग क्षेत्रों में एक ही जीव के जो प्रजाति, 3 अलग अलग प्रजाति होती है वो पाया जाता है। अगर हम देखते हैं जो कंगारू होता है, मालूम है कंगारू जो होता है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और शेष भूखंडों में नहीं पाया जाता है। कीवी जो होता है वो सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलता है, शेष प्रदेशों में या शेष भूखंड में नहीं पाया जाता है। हाथी, शेर ये जो है आपका भारत में मिलते हैं। जेब्रा जो है आपका, जिराफ जो होता है, ये दराई घोड़ा जो होता है, ये सिर्फ कहाँ मिलता है? अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर भूखंड में एक प्रकार के ही जीव पाए जाए। ठीक है, अगर इनके वितरण को देखते हैं अलग कैसे हुए, एक ही नस्ल के जो जीव हैं अलग कैसे हुए? तो जैसे कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, आज जो जितने महाद्वीप हैं, जितने भूखंड अलग अलग हैं, चाहे एशिया कह लीजिए, अफ्रीका कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, ठीक है, जितने भी अलग अलग भूखंड हैं कभी ना कभी पहले ये एक में थे। सभी भूखंड क्या था? आपस में जुड़ा हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे जो है ये जैसे आपका अभी भारत से जुड़ा हुआ था आपका श्रीलंका, ठीक है, अभी अलग हुआ है लेकिन कालांतर में पहले कभी ना कभी ये जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे जो है इनके बीच में कटाव होता गया तो ये जो भूखंड एक दूसरे से दूर होते गए। तो जिस हिस्से में जो जीव पाए जाते थे, जैसे यहां से ये भूखंड अलग हो गया, ठीक है, इस हिस्से से भूखंड अलग हो गया, इस हिस्से से भूखंड अलग हो गया, तो ये जो है धीरे धीरे जो है ये दूर होते गए। पहले तो एक ही थे ना, ठीक है, तो इन्हीं के वंशज जो होता है, जो मूल वंशज जो है पहले एक ही था लेकिन जो है ये धीरे धीरे दूर होते गए तो ये जो है अलग भूखंड में आ गए। ये जीव जो है यहाँ भी है, ये जीव जो है यहाँ भी है, लेकिन इनकी जो प्रजाति है वो बदल जाती है। ठीक है, जाति जो है एक क्रमिक परिवर्तन से जो है धीरे धीरे जो है ये बदल जाता है। अगर आप देखते हैं डार्विनवाद के अनुसार जो नई जाति बनती है, जाति से बनता है उपजाति। ठीक है, एक ही जाति के 2 जीव के बीच में विभिन्नताएं होती हैं। उपजाति वेरिएशन जो होता है ये अनुकूलता से आता है या फिर वातावरण से आता है। ठीक है, इतना बदलाव हो जाता है कि इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, भले ही एक ही वंश के प्राणी हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज ऐसा समझ लीजिए, जैसे कोई एक माता पिता का संतान है, मान लीजिए जुड़वा है, ठीक है, 2 संतान है, दोनों जुड़वा भाई हैं, एक ही मां के संतान है। किन्हीं कारणवश जो दोनों अलग हो गए, एक जो है गर्म प्रदेश में आ गया, जैसे आप सपोज देख लीजिए, मान लो भारतवासी तो भारत में रह गया, और एक जो है ब्रिटेन चला गया। ठीक है, दोनों अलग हो गए। ठीक है, दोनों जुड़वा थे, एक ही माता पिता संतान से उत्पन्न हुए, दोनों में जो है अत्यधिक समानताएं होती है क्योंकि दोनों भाई हैं। ठीक है, अब ये वहां जाके बस गया, अलग प्रदेश, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, वहां के परिवेश के अनुसार जो है उसको वहां अनुकूलित हो गया, वहां का एटमॉस्फेयर अनुसार वो ढल गया। इसके कई पीढ़ी, इसके बाद अगला पीढ़ी, इसके बाद अगला पीढ़ी, इसके बाद अगला पीढ़ी, इसकी अगली पीढ़ी, इस प्रकार से। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इन दोनों की पीढ़ी तुलना करते हैं, कई पीढ़ी के पश्चात, 4 या 5 पीढ़ी के पश्चात अगर इन दोनों की तुलना करते हैं तो धीरे धीरे जो है इनकी जो लक्षण है वो बहुत ज्यादा विभिन्नताएं होती है। ये अलग प्रकार का होता है और ये अलग प्रकार का होता है, जबकि दोनों एक ही वंश से उत्पन्न हुए थे।
है ना, एक ही जुड़वा थे पहले, लेकिन धीरे धीरे जो है इतना विभिन्नताएं आती गई कि ये जो है एक नए प्रकार के जाति का उत्पन्न हो गया। इसी कहते हैं उपजाति, जाति से ही उपजाति हो जाता है। ठीक है, कई क्रमिक परिवर्तन से जो है धीरे धीरे जो है एटमॉस्फेयर या परिवर्तन कारण से या एडाप्टेशन से इनमें जो है अंतर आ गया, इसे एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है उपजाति बनता है। अनुकूलन से जो है जीव में जो है अत्यधिक विभिन्नताएं देखने को मिलता है। किसको कहते हैं एडाप्टेशन? एडाप्टेशन में होता है अनुकूलन, जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। अनुकूलन जीवों के गुण है, हम प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। ठीक है, डार्विनवाद के अनुसार अगर जीवों में अनुकूलन गुण समाप्त हो जाए, वो जीव जो है स्वतः मर जाता है। इस सृष्टि में या इस दुनिया में वही जीव जिंदा रहता है जिसमें अनुकूलन की क्षमता होती है, अर्थात ढालना, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालना। ठीक है, जो ढालते हैं वही जिंदा रहते हैं, जो नहीं कर पाते वो जो है नष्ट हो जाते हैं। तो अनुकूलता और वातावरणीय परिवर्तन से जो है धीरे धीरे जो है नई जाति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अध्याय में हमने जैव विकास और जैव विकास के प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण का अध्ययन किए, जिससे सिद्ध होता है कि जीवों का विकास जो है सरलतम जीव से जटिलतम जीवों की ओर हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।